हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2018 टेस्ट बुकलेट कोड ए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर T as shown in figure. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes change from state A to state B. तो हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन का रेशियो किसके साथ? एब्जॉर्ब हीट के साथ। तो देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम, और जो हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर dV है और यहाँ पर dt है, तो मैं एक काम करूँगा कि dV को dt में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। तो आप टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर वॉल्यूम, तो आपको मिलेगा पी डी वी विल बी इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आएगा ये डी टी। तो पी डी वी को आप एन आर डी टी भी लिख सकते हैं, एन आर डी टी अपॉन में एन सी पी डी टी। अब आप ये देखो, एन से एन कैंसिल और डी टी से डी टी, तो जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा? आर अपॉन में सी पी के बराबर। अब मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है? तो देखो, अगर मान लीजिए किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो उसकी जो Cv की वैल्यू होती है वो होती है F अपॉन में 2R, और उसकी जो Cp की वैल्यू होती है बाय मेयर्स रिलेशन Cb माइनस Cv इक्वल टू R होता है ना, तो वो हो जाएगी Cv प्लस में R। तो यहाँ पर Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉपिक के लिए होता है 3, तो 3/2R, और 3/2R में हमें बस R ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 ऑफ R Cp। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया Cp इक्वल टू होगा 5/2R के, तो इसको R रहने दो। Cp की वैल्यू कितनी है? 5/2 ऑफ R, R से R कैंसिल, ये 2 जाएगा ऊपर, तो वर्क डन का रेशो हीट एब्जॉर्ब के साथ कितना आ गया? 2/5। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। यानी कि जो यहाँ पर दो पाइप दिए हुए हैं, एक क्लोज और एक ओपन। तो इसमें बोला है कि जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 3, इट इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो थर्ड हार्मोनिक होगा, यानी कि मैं इसको F3 लिख सकता हूँ, थर्ड हार्मोनिक ऑफ किसका? क्लोज ऑर्गन पाइप का, क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप की, वो बराबर है थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो हमें ये बताना है, गिवन है लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप है 20 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कि जो ओपन पाइप है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो, हम दोनों के लिए पहले फॉर्मूले लिखेंगे और उसके बाद दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वेट करके लेंथ फाइंड करेंगे। वैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, ठीक है? तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, एक पहले ओपन पाइप बना लेते हैं, ये ओपन पाइप और एक क्लोज पाइप। अच्छा, जो क्लोज पाइप होगा वो एक तरफ से क्लोज रहेगा, जबकि ओपन पाइप जो होगा वो दोनों तरफ से ओपन रहेगा, और जहाँ से भी ये ओपन होता है ना, वहाँ पर बनता है एंटी नोड। जहाँ से भी पाइप ओपन होता है वहाँ पर क्या बनता है? एंटी नोड। तो यानी कि एंडिंग पॉइंट पर यहाँ पर एंटी नोड बनेंगे, और जो ये क्लोज पाइप है, जहाँ से क्लोज होता है वहाँ पर बनता है नोड, और बाकी जो ओपन पाइप ओपन साइड होता है उस पर बनता है एंटी नोड। तो हम फर्स्ट, मतलब जो हमारा ओपन पाइप है उसमें अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह से होगी? तो देखो, उसके लिए आपको सेंटर में सिर्फ एक नोड मिलेगा। नोड मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप इसको कनेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ जो लेंथ है ओपन पाइप की वो L ओपन है, L नोट के बराबर है। तो ये जो वेवलेंथ है, कितना पोर्शन है वेवलेंथ का यहाँ से यहाँ तक? सो इट विल बी इक्वल टू λ/4। देखो, मैं आपको बता देता हूँ ये भी साइड में। जैसे अगर कोई वेवलेंथ इस तरह से है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होता है? λ/2। और एक नोड से एक एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4।
तो यहाँ पर ये देखो एक एंटी नोड है, फिर ये नोड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। और ऐसे ही ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। जब आप λ/4 में λ/4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, λ/2। λ/2। अच्छा, ये मैं लैम्डा क्यों निकालूँ, क्योंकि जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो मुझे वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं वेवलेंथ को क्या लिख लूँगा, 2 टाइम्स L0। तो ये तो हो गया ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। अब जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इट विल बी वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितना है, ट्वाइस ऑफ L0। अब बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो यहाँ पर हमें थर्ड हार्मोनिक बनाना है। तो देखो, जब आप क्लोज के लिए बनाओगे तो एक बात श्योर है कि यहाँ पर तो नोड रहेगा और यहाँ पर रहेगा एंटी नोड। तो जब हम थर्ड हार्मोनिक के लिए वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको सेंटर में एक नोड और एक एंटी नोड मिलेगा। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेव की पहले एंटी नोड फिर नोड, और ये जा करके एंटी नोड से कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ से नोड से स्टार्ट हुआ, एक एंटी नोड मिलेगा, फिर ये नोड और ये एंटी नोड से जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लेंथ होगी क्लोज ऑर्गन पाइप की, वो वेवलेंथ के टर्म में कितनी होगी। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब एक नोड से एक नोड से एक नोड तक के बीच की दूरी होती है λ/2, और एंटी नोड से, ये एंटी नोड है, ये नोड है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, λ/4। तो जो टोटल लेंथ आएगी, मैं इसको लेंथ L लिख रहा हूँ, जो टोटल लेंथ आएगी वो होगी λ/4 प्लस में λ/2 प्लस में λ/4। तो हमें लेंथ को वेवलेंथ के टर्म में इस तरह से लिखते हैं कि जो लेंथ आएगी क्लोज ऑर्गन पाइप की, इट विल बी इक्वल टू 3 λ/4। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो वेवलेंथ आ जाएगी 4/3 इंटू में लेंथ ऑफ क्लोज। और जो वेवलेंथ आई है ये थर्ड हार्मोनिक के लिए आई है। अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की लिखूंगा, सो इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी है यहाँ पर, 4/3 लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि दोनों ये जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप और थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, इन दोनों को, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो V अपॉन में ट्वाइस ऑफ L0 विल बी इक्वल टू 3V अपॉन में 4 ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। V दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्लोज, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में LC डिवाइड बाय 2 इंटू में 3, दैट विल बी इक्वल टू L0। या फिर इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो 2/3 ऑफ LC विल बी इक्वल टू L0। यानी कि जो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, या L0 इक्वल टू 2/3। LC की वैल्यू कितनी है, सो इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा L0 विल बी इक्वल टू 40/3, जो कि आएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन 3। क्वेश्चन 3 है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमें ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएगा। तो देखो, अगर उसको बाहर जाना है तो उसको एस्केप स्पीड से बाहर जाना होगा। एस्केप स्पीड मतलब वो मिनिमम स्पीड जिससे कोई भी पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकता है। तो उसकी वैल्यू होती है √g इंटू में r, और इसकी जो वैल्यू आएगी √2gr, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर क्योंकि हम सब काम SI यूनिट में करेंगे, तो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब जो ऑक्सीजन की किसी T टेम्परेचर पर वेलोसिटी होगी वो होती है √3 kT अपॉन में m, √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू में टेम्परेचर अपॉन में मास। तो ये RMS स्पीड का फॉर्मूला आता है, √3 kT अपॉन में मास। तो हमें टेम्परेचर निकालना, और उसको हम किसके बराबर, मतलब ये जो RMS स्पीड है किसके बराबर होनी चाहिए, एस्केप स्पीड के।
तो हमें निकालना है टेम्परेचर। तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए पहले। तो यहाँ पर आएगा 3 kBT/m, इट विल बी इक्वल टू एस्केप स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो टेम्परेचर निकालना है तो वो जाएगा एस्केप स्पीड का स्क्वायर मल्टीप्लाई में मास अपॉन में 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kb। अब स्पीड कितनी है हमारे पास 11.2 इंटू 10⁻³ 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई में मास दैट विल बी इक्वल टू 2.76 इंटू 10⁻⁻26 kg, ये kg में है मास, डिवाइड बाय 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो विल गेट टेम्परेचर इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। ये जो T2 होता है ये टेम्परेचर होता है सिंक का, और T1 होता है टेम्परेचर सोर्स का। और यहाँ पर बोला गया है कि जो हीट इंजन है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर के बीच में काम कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना जब आप ये टेम्परेचर रखते हो तो ये टेम्परेचर रखना चाहिए केल्विन में दोनों ही। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और वाटर बॉयल कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये केल्विन में कितना आ जाएगा +273, और आपको ऐड करना पड़ेगा यानी कि 373 केल्विन। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर सिंक मतलब कम वाला टेम्परेचर यहाँ पर लेंगे हम। ध्यान रखना ये हमेशा लो होता है और ये हमेशा हाई होता है सोर्स का टेम्परेचर हीट इंजन के लिए। तो लो टेम्परेचर कितना कौन सा है 273 डिवाइड बाय 373। तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.731, और इसको आपको माइनस करना है 1 से, सो इट विल बी इक्वल टू 0.268। अब क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा गया है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल बी इक्वल टू 26.8%। तो जो एफिशिएंसी आएगी परसेंटेज में इट विल बी इक्वल टू 26.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन रजिस्टर गिवन है इतना ओम, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस टॉलरेंस है 4.7 टू बी मार्क विद रिंग ऑफ डिफरेंट कलर। हमें बताना है कि जो कलर कोड है वो कितना होगा। तो देखो इन सबके फिक्स नंबर है, जैसे ये जो 4 होता है 4, ये रिप्रेजेंट अगर 4 को रिप्रेजेंट करना है तो येलो स्ट्रिप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 7 को रिप्रेजेंट करते हैं वॉयलेट से, और यहाँ पर पावर को कंसिडर किया जाता है। तो जो पावर होती है यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो 3 का मतलब है कि ये ऑरेंज होगा। और उसके बाद ये टॉलरेंस 5 के आसपास है तो इसको सिल्वर मानेंगे, मतलब ये सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा येलो, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। तो देखो मैं आपको सबके कलर कोडिंग बता देता हूँ। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक पे 0 आएगा, ब्राउन का 1 होता है, ब्राउन का 1, रेड का 2, रेड 2, ऑरेंज का 3, येलो का येलो 4 यार, येलो का होगा 4, ग्रीन पार्क ग्रीन 5, ग्रीन का 5 होगा, ब्लू का 6, वॉलेट वॉलेट विबग्योर में आता है उसमें 7 कलर होता है तो इसका 7, 7, ग्रे ग्रेट ग्रेट तो ग्रे का 8, ग्रेट से याद रख सकते हैं। वाइट नाइट वाइट 9, तो वाइट का हो जाएगा 9। तो ये कुछ कलर कोडिंग है जिसके हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू r इज connected to a series of EMF E and internal resistance capital R. The current is I. Now n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery is 10 of I. The value of n is. तो देखो इसमें दो अलग अलग केस हैं। पहले केस में हमारे पास n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है इस तरह से और काफ़ी सारे हैं n है और इस तरह से कंटिन्यू है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है जिसका EMF है E और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, ठीक है। सभी का रेजिस्टेंस कितना है R। और एक दूसरा केस है उसमें यही सब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी उतनी है लेकिन सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है पैरेलल में।
तो ऐसे करके n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और इन सबको उसी सेम बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका EMF E है और जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस E है, सॉरी R है और EMF E है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 टाइम्स है I के। अब सारा खेल है यहाँ पे कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है नेट EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो नेट EMF है वो कितना है E और रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखो ये n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हैं सबको आपको अलजेब्रिकली ऐड करना है। तो जब ये n नंबर ऑफ रजिस्टर है जो कि सीरीज में है तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा n टाइम्स R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब देखो ये इन सब का मिलाकर के कितना आ गया, इन सब का मिलाकर के आ गया NR और उसके साथ ये वाला सीरीज में है तो सीरीज में तो फिर से NR में R और ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा NR प्लस में R। तो I की वैल्यू आएगी E अपॉन में NR प्लस R, मतलब R आप कॉमन लेकर के लिख सकते हैं N प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो करंट है वो कितना है 10I। तो मतलब फॉर्मूला तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा नेट EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट EMF कितना है वो अभी भी E ही है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे सारे तो इसमें आप इस तरह से निकालते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, जितने भी आपको रेसिप्रोकली ऐड करना है तो 1/RP की वैल्यू आ जाएगी N अपॉन में R, क्योंकि आप सबको ऐड करेंगे तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी R अपॉन में N। ठीक है, और जब इन सब का इक्विवेलेंट मिला करके कितना R अपॉन N तो इसके साथ किस में होगा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R अपॉन में N और प्लस R जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का। ठीक है, और ये जो करंट है ये कितना है 10 टाइम्स है पहले वाले करंट के, तो मैं इसको 10I लिख सकता हूँ। तो 10I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन में R प्लस NR और ये N जाएगा ऊपर। अब देखो 10I विल बी इक्वल टू NE अपॉन में, ये फिर से आप R कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा N प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 10I है और ये I है, मैं क्या करूँगा I की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, तो 10 इंटू में I की वैल्यू आप ये पुट कीजिए E अपॉन में R इंटू में N प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू N टाइम्स E अपॉन में R N प्लस 1। तो देखो डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, E से E कटेगा तो N की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N विल बी इक्वल टू 10। तो हमारा सही आंसर होगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर N ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R ईच विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारे पास इस तरह के N नंबर ऑफ सेल है और इन सबको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और इन सब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है R, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। अब आगे बोला है द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट I इज मेजर्ड। अब इनको कनेक्ट करके करंट I को मेजर किया जा रहा है तो आपको बताना I N पर किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो जो मान लेते हैं कि इनका सब आइडेंटिकल है तो सबका EMF E होगा, तो जब आप N नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो जो E इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा E प्लस E मतलब कि N टाइम्स E। और जब आप N नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में लगाते हो, इससे पहले मैंने करवाया भी था क्वेश्चन, तो जो R इक्विवेलेंट आता है सीरीज में वो कितना आ जाता है NR, मतलब R प्लस R। तो यहाँ पर मैंने R कितना लिया हुआ स्मॉल r, तो ये आ जाएगा NR। अब जो करंट होता है वो होता है E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट कितना है NE और R इक्विवेलेंट कितना है NR। तो R हमारा स्मॉल है तो ये N से N कैंसिल, E अपॉन में स्मॉल r, यानी कि जो करंट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स पर, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इंडिपेंडेंट ऑफ N, मतलब करंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ N। नेक्स्ट क्वेश्चन, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu
At a particular angle I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this situation? तो पहले मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर बात हो रही है एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि रिफ्लेक्ट हो गई होगी और रिफ्रैक्ट हो रही होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से इसमें ये दोनों चीजें हुई हैं कि इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये केस होता है पोलराइजेशन का, मतलब एक तरीका है लाइट को पोलराइज करने का। और इसमें यह होता है कि ये तभी पॉसिबल होता है जब इंसिडेंस एंगल, जो आप यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये ब्रिस्टर एंगल के इक्वल हो। और ये तब होता है, मतलब आपको मैं रिलेशन बता देता हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ब्रिस्टर एंगल में ये होता है म्यू इक्वल टू 10 IB। IB क्या है? ब्रिस्टर एंगल। तो जब कोई लाइट आकर के किसी सरफेस पर पड़ रही है, गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो अगर इंसिडेंट एंगल ब्रिस्टर एंगल के बराबर होता है, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक बात तो मुझे पता चल गई कि ब्रिस्टल लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हम लगा सकते हैं ब्रिस्टल लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग होता है म्यू इक्वल टू 10 IB। तो म्यू विल बी इक्वल टू 10, और जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना है? I। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इनमें I को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। तो हमें ये पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इससे करेक्ट है। तो म्यू और आई में मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। तो देखो ये रिलेशन सही नहीं है और ये भी रिलेशन सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1/म्यू आया, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। तो ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। थर्ड ऑप्शन है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। तो इसलिए हम ऑप्शन 2 सही सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन YDSC एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन D बिटवीन द टू स्लिट इज 2 मिलीमीटर। पहले मैं इसका प्रोटेस्ट बना करके दिखा देता हूँ YDSC का। तो इसमें देखो दो स्लिट होती हैं और एक यहाँ पर होगी स्क्रीन। स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल d, और स्क्रीन और जो स्लिट है उनके बीच की दूरी होती है कैपिटल D। इसमें बोला गया है कि जो वेवलेंथ है उसको यूज किए जा रहे हैं 5896 एंगस्ट्रॉम की है, एंड द डिस्टेंस D बिटवीन द स्क्रीन इज गिवन 100 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल d है उसकी वैल्यू गिवन है 2 मिलीमीटर। It is found that the angular width of the fringes is 0.20 डिग्री। तो जो एंगुलर विड्थ है इट इज गिवन 0.20। तो जो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन में d। लैम्डा वेवलेंथ और स्मॉल d जो फ्रिंज है, जो स्लिट है, उनके बीच की डिस्टेंस। अब आगे बोला कि जो टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21, यानी कि जो नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसको चेंज करके किया जा रहा है 0.21 डिग्री। तो उसके लिए द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीड टू बी, तो उसके लिए जो स्मॉल d की वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये बताना है। देखो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी दोनों केस में, इसमें बोला भी नहीं कि वेवलेंथ हम चेंज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ये बोला कि विद द सेम लैम्डा एंड d, यानी कि कैपिटल D और वेवलेंथ सेम है, तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी कि जो एंगुलर विड्थ है वो 0.21 डिग्री हो जाए। तो देखो फर्स्ट केस में जो थीटा होगा, वैसे आप डायरेक्टली देखो जो थीटा होगा, अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो इन्वर्सली किस पर डिपेंड करेगा? d पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन में d डैश मतलब जो नई सेपरेशन होगा बिटवीन द टू स्लिट। तो हमें थीटा डैश की वैल्यू दे रखी है विच इज 0.21। वेवलेंथ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.20 इंटू में d, ठीक है। और जो d है ये ऑलरेडी में कितना गिवन है, इट इज गिवन 2 मिलीमीटर। तो हमें d डैश निकालना है, तो d डैश की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन में थीटा डैश। लैम्डा कितना है, तो लैम्डा है 0.20 इंटू में d, और d की वैल्यू कितनी है अभी लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा डैश। तो 0.20 इंटू d की वैल्यू है 2 मिलीमीटर,
अपॉन में थीटा डैश कितना है 0.21। तो बस आपको इसको सोल्व करना है। तो जो डी आएगा मतलब जो सेपरेशन होगा इट विल बी इक्वल टू 1.9 मिलीमीटर। वैसे भी आप ये देखो कि जो एंगुलर विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, तो जो स्मॉल डी है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो आंसर आया वो भी मतलब 2 मिलीमीटर से कम ही आया, 1.9 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव अ लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हायर एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज फोकल लेंथ या स्मॉल फोकल लेंथ या स्मॉल डायमीटर लार्ज डायमीटर क्या होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उससे हमें लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन और हाई एंगुलर रिजोल्यूशन मिले। तो पहले मैं आपको इनका फॉर्मूला बताता हूँ। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F0 अपॉन Fe व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। F0 क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और Fe आई पीस की फोकल लेंथ। और जो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है, मैं इसको थीटा से डिनोट कर देता हूँ, एंगुलर रिजोल्यूशन वो होता है कैपिटल डी जो कि डायमीटर होगा 1.22 इंटू में लैम्डा। तो आप ये देखो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर, और जो एंगुलर रिजोल्यूशन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डायमीटर पर। तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होने के लिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए, और एंगुलर रिजोल्यूशन ज़्यादा होने के लिए कैपिटल डी लार्ज होना चाहिए। तो दोनों ही केस में हम लार्जर वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें बोला है लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। तो मैं आपको बता दूं जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव में आती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर मुझे एक माइनस का साइन यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी का रेशो टोटल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा -1, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:-1, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होती है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये रिलेशन याद रखना, ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v equal to v naught I cap enters an electric field which is -e naught I cap and it is constant at t equal to 0. If lambda naught is the de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखो मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल है वो इस तरह से i डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v नॉट I कैप, और ये इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके एंटी पैरेलल है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -i डायरेक्शन में है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम पैरेलल रे से डिनोट कर सकते हैं। तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ऐसे, और उसके अंदर पार्टिकल ये एंटर कर रहा है। अब हमें बताना है वेवलेंथ। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें v नॉट। हमें पता करना है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखो वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p। p को हम मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी, तो मैं उसकी इनिशियल वेवलेंथ भी निकाल सकता हूँ। मतलब जो पर्टिकुलर टी टाइम पर वेवलेंथ होगी उसका रिलेशन, और जो इनिशियल वेवलेंथ होगी लैम्डा नॉट, उन दोनों के बीच में रिलेशन हम बना सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि लैम्डा नॉट इनिशियल वेवलेंथ है जब टाइम 0 है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं h अपॉन में m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी इसकी v नॉट, ठीक है। अब हमें किसी टी टाइम पर उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये बताना है। तो उस टी टाइम पर देखो h और m तो चेंज होगा नहीं, उसका चेंज होगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसमें होता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर कुछ फोर्स लगाएगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है
तो वो फोर्स भी कांस्टेंट होगी, तो एक्सीलरेशन भी उसका कांस्टेंट होगा। जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसी टी टाइम पे, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी नॉट है प्लस, अब ये एक्सीलरेशन कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। टाइम हम टी ले लेते हैं, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो देखो एफ इक्वल टू कितना होता है क्यू इंटू में ई, इट विल बी इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है उसको मैं ई कंसिडर कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लूँ तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगती है। तो इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्यू विल बी ई और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाए ई अपॉन में एम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास एम। तो किसी टी टाइम पर जो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू वी नॉट ई टाउ अपॉन में एम। अब हमें निकालना है वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितना हो जाएगा एच अपॉन में मास इंटू में वी। तो एच अपॉन में मास इंटू में वी कितना होगा, तो इसको आप पुट कर दीजिए फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी वी नॉट प्लस ई टी अपॉन में एम। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल वेवलेंथ से रिलेशन बनाना है इसका, तो वी नॉट को आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं इसको एच अपॉन में, जब वी नॉट कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर प्लस ई टी अपॉन में एम। लेकिन सेकंड टर्म में वेलोसिटी नहीं है तो हमें नीचे वी नॉट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वी नॉट हमने कॉमन लिया है तो 1 प्लस ई टी अपॉन में एम वी नॉट हो गया। अब देखो ये जो इतना पोर्शन है इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी है, वो है इनिशियल वेवलेंथ के बराबर, यानी कि लैम्डा नॉट के बराबर। तो हम लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन में 1 प्लस ई जो कि हमारे इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंटू में टाइम अपॉन में मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बनेगा इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ के बीच में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्लास 12 का चैप्टर 1 का इस्तेमाल किया गया है और डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो दो टॉपिक से मिक्स करके बनाए गए हो, मतलब अलग अलग चैप्टर का कंसेप्ट उसी क्वेश्चन में ऐड होगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज गिवन 10 मिनट। तो टी हाफ हमें गिवन है 10 मिनट। इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसको हम एन नोट से डिनोट करते हैं, वो है 600। द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई इज, तो जो डिसइंटीग्रेशन हो चुके हैं वो 450 है। लेकिन एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये रिलेशन होता है एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में टाइम टी। ठीक है, यहाँ पर एन नॉट वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो किसी टी टाइम बाद बचे हुए होते हैं। ठीक है, वो नहीं जो डिसइंटीग्रेट हो गए, वो जो रिमेनिंग है। ऐसे एक और रिलेशन होता है एन अपॉन में एन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू नंबर ऑफ, यहाँ पर आता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल एन, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 टाइम अपॉन में हाफ लाइफ, यानी कि 1/2। तो आप दोनों में से कोई भी रिलेशन याद मतलब यूज कर सकते हैं। कि भी होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में वेवलेंथ, सॉरी अपॉन में लैम्डा जो कि डी के कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप 10 मिनट टाइम है लैम्डा निकाल सकते हो और यहाँ पर लैम्डा पुट करेंगे, और आपको लेकिन उसके लिए लॉग लेना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर एन क्या होगा, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं। देखो जो डिके हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो गए वो है 450। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज स्टिल देयर, जो बचे हुए हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख सकते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो वो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे माइनस जो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, और डिसइंटीग्रेट कितने हुए 450। तो 600 में से आपको माइनस करना है 450, सो इट विल बी इक्वल टू 150, ये 4 है 450। तो 150 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 150। एन नॉट कितना है 600 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, जबकि टी हाफ कितना है 10 मिनट।
और देखो आंसर भी हमें मिनट में ही चाहिए, तो बस इसको हम सोल्व करेंगे। ये कितना आएगा 0 और 15 चौक 60, तो 1/2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 1/4 को, इक्वल टू 1/2 टी अपॉन में 10। अब देखो क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जो स्क्वायर है मतलब 1/2 का जो स्क्वायर है मतलब 1/2 की जो पावर है वो है 2, और इस तरफ 1/2 की पावर कितनी है t/10, तो 2 विल बी इक्वल टू t/10, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 यानी कि 20, तो 20 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, when the light of frequency 2 nu naught, जो कि न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electron emitted from the plate is v2. तो आपको बताना है v1 का रेशो v2 से कितना होगा, तो हमें फाइंड करना है v1 अपॉन में v2। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो इसमें ये होता है कि जब भी कोई फोटोन को आप इंसिडेंट करवा रहे हो किसी मेटल पर, और इस फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई की जाए तो जो इंसिडेंट एनर्जी होगी फोटोन की, जिसको हम एच न्यू से डिनोट करेंगे, एच न्यू क्या है इंसिडेंट एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू, और जो इंसिडेंट एनर्जी वो दो जगह यूज होगी, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो एच न्यू को हम लिख सकते हैं वर्क फंक्शन प्लस में जो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन में फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। देखो मेटल का वर्क फंक्शन सेम रहेगा, भले ही आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी कर लो कम या ज़्यादा, लेकिन जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल की खुद की प्रॉपर्टी होगी। तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों में ही वर्क फंक्शन सेम कंसिडर किया जाएगा। तो फर्स्ट केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो है 2v0, तो न्यू कितना हो जाएगा 2 न्यू नोट इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है w0 जो कि h न्यू नोट के बराबर होता है, तो इसको आप s न्यू नोट लिख लीजिए, प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1 है। अब जब ये कितना हो जाए 2h v0 और ये हो गया h न्यू नोट, तो आप इसको इधर लाओगे तो ये हो जाए 2h न्यू नोट माइनस h न्यू नोट विल बी इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर, या फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो h न्यू नोट इक्वल टू कितना आ गया 1/2 m v1 का स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2h न्यू नोट अपॉन में m। इसको भी इतने रहने देते हैं। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होकर के अब हो गई है 5v0। तो जो सेकंड इक्वेशन में यहाँ बना देता हूँ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अप्लाई करूँगा मैं। h इंटू इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है 5 न्यू नोट इक्वल टू वर्क फंक्शन s न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है v2। तो देखो फिर से आप इसको इधर लाओगे s न्यू नोट को, तो 5 में से 1 माइनस होगा यानी कि 4 बचेगा, तो 4s न्यू नोट विल बी इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 8h न्यू नोट डिवाइड बाय m, सो इट विल बी इक्वल टू v2 का स्क्वायर। अभी v1 अपॉन v2 निकालना है, तो इस इक्वेशन को v1 को v2 से डिवाइड कर देते हैं, तो v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो h न्यू नोट तो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, h न्यू नोट अपॉन में m, तो ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 8 यानी कि 1 अपॉन में 4। तो ये v1 का स्क्वायर अपॉन v2 के स्क्वायर के बराबर आया है। अभी आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा रेशो आ जाएगा 1:2, तो ऑप्शन 3 सही होगा। आप यहीं पर खुश मत हो जाना कि v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर 1/4 आ गया और तुरंत आंसर लगा दिया। आपको स्क्वायर नहीं सिर्फ वेलोसिटी का रेशियो निकालना था, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, इन द सर्किट शोन इन फिगर द इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है वो है 20 वोल्ट,
द बेस टू एमिटर वोल्टेज, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो है 0, और C2 एमिटर मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना है 0। तो हमें IB, IC और बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, V इक्वल टू IR। तो मान लीजिए यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर ये 0 पोटेंशियल पर है, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, वो IC बोल रहा हूँ मैं इसको। तो जो IC होगा वो बराबर होगा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अभी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 4 किलो ओम। तो किलो को आप 10⁻³ में लिख लीजिए। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो IC की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू मतलब 5 मिली एम्पियर। देखो ये 5 टाइम्स जाएगा और 10⁻³ तो मिली एम्पियर आप उसको लिख सकते हैं। तो IC की वैल्यू आ गई 5 मिली एम्पियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लगाओ इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा होगा, बेस करंट IB। तो मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज इनपुट विल बी इक्वल टू IB इंटू में रेजिस्टेंस RB। तो IB की वैल्यू आ जाएगी इनपुट वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ दिस RB। तो VI कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 500 किलो ओम। तो 10⁻³ आप इसको लिख लीजिए। फिर से 0 से 0 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 1.25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेस की वैल्यू आएगी 40 माइक्रो एम्पियर। वैसे भी बेस में आपको पता है करंट बहुत कम होता है, सो इट विल बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। अब IB आ गया है 40 और IC आ गया है 5 मिली एम्पियर। बीटा निकालना है, तो बीटा की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बीटा विल बी इक्वल टू IC अपॉन में IB। सो इट विल बी इक्वल टू IC की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 125। तो हमारा करंट आया है, कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर, बेस करंट 40 मिली माइक्रो एम्पियर और बीटा की वैल्यू 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन PN जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन, अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली रिवर्स, अफेक्ट द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो PN जंक्शन डायोड में, मतलब एक मान लीजिए सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो अगर टेम्परेचर, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है कि PN जंक्शन डायोड में चेंज इन टेम्परेचर पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर the number of electron hole pair will increases, so overall resistance of the diode will change। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ओवरऑल चेंज आ जाएगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स में, सो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आउटपुट Y कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ NB। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर गेट के बारे में कुछ। जैसे अगर ये गेट है इसको बोलते हैं एंड गेट। तो मान लो दो इनपुट अगर इसके AB तो Y इक्वल टू A.B आता है। अगर आपको इस तरह का कोई गेट दिख रहा है तो अगर इनपुट A है तो आउटपुट इसका हमेशा इनवर्स आएगा, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट। और अगर मान लीजिए और गेट है तो और गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका इनपुट A और B है तो आउटपुट इसका आता है A+B। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये A इनपुट हो गया और ये वाला जो सेकंड नोट गेट है ये B से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जब इनपुट कितना है B तो B का उल्टा कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट B बार। अब क्योंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट में जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि A.B का बार। अब इस वाले एंड गेट पे आ जाते हैं। तो देखो ये वाला जो नोट गेट है ये A से कनेक्टेड है, तो A का जो इनपुट यहाँ पर आएगा वो बाहर आकर के कितना मिलेगा A बार, और ये B से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो B। अब फिर से जो ये एंड गेट है इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो आएगा A.B। अभी ये हो गया आपका आउटपुट गेट मतलब आउटपुट, और ये और गेट है, इट इज और, इट इज एंड इट इज नॉट गेट। तो जो Y आउटपुट आएगा फाइनली वो और गेट है, तो और गेट में क्या होता है जो भी दोनों इनपुट है उनको जस्ट ऐड कर दो, तो A.B बार प्लस A.B। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसको हम जोर गेट भी कहते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 18,
An electromagnetic wave is propagating in a medium with velocity I cap, v I cap. The instantaneous oscillating electric field is in plus y direction. Then the डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी। तो ये ऑप्शन हटा दो और ये ऑप्शन भी हटा दो, बचे प्लस जेड या माइनस जेड। अब ये कैसे पता करें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी के ई, मतलब जब आप ये यहाँ पर है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो जब आप बी क्रॉस के करोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब आप ई क्रॉस के करोगे, के क्रॉस ई करोगे तो डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ई क्रॉस बी करोगे तो डायरेक्शन मिलेगी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आई डायरेक्शन में है, मतलब ये हो गया आई कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, तो ये हो गया जे कैप। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। आप इसका ऐसे याद रखना, बकी बी के ई, बी के ई, ये बहुत काम आएगी ट्रिक। बी क्रॉस के देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, के क्रॉस ई देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ई क्रॉस बी देगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज गिवन √2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surface of the prism is made a mirror inward by silver coating. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मान लीजिए प्रिज्म पहले मैं एक ड्रॉ कर लेते हैं, और इस प्रिज्म के जो दो सरफेस है ये वाले, इनमें से एक को पॉलिश कर दिया जा रहा है और उसको मिरर बना दिया जा रहा है। तो मान लो इस सरफेस को मिरर बना दिया है। अब ये नॉर्मल मैं इसको इंसिडेंट करवा रहा हूँ। तो आगे बोला है कि जब कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। तो देखो मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई ऐसे, अब ये रिट्रेस मतलब अंदर जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल पॉइंट होगी, तो लाइट ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब ये रिट्रेस तभी कर पाएगी जब ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यानी कि जो ये इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस पर वो परपेंडिकुलरली एंटर होनी चाहिए, तभी ये अपने को रिट्रेस कर पाएगी, क्योंकि इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल 0 होना चाहिए और रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि देखो ये हो गया 90 डिग्री और ये एंगल ऑफ प्रिज्म में दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना आई की वैल्यू, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा पर्टिकुलर, ये 30 हो गया, ये 90, और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो 30 और 90 120, तो ये जो एंगल बचेगा यहाँ पर ये कितना बचेगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। और दूसरा ये जो नॉर्मल रेड कलर जो है ये नॉर्मल है इस वाले सरफेस पर, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर इतना एंगल 60 डिग्री हो गया तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो ये वाला जो एंगल आएगा पर्टिकुलरली ये वाला ये आ जाएगा 30 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल हमें पता करना है, और जो रिफ्लेक्शन एंगल है इस फर्स्ट सरफेस पर वो है 30 डिग्री, और म्यू की वैल्यू है √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। तो देखो अब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू होगा साइन इंसिडेंस एंगल अपॉन में साइन आर। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हमें पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, तो साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। म्यू कितना है √2 और ये हो साइन 30 डिग्री। अभी √2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कितना बचेगा, साइन आई विल बी इक्वल टू 1/√2। तो कौन से एंगल के लिए, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो होता है 45 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब जब इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री होगी तभी ये जो लाइट रे अंदर इस मिरर सरफेस पर जाकर के टकरा रही है वो अपने बात को रिट्रेस कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
An object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length for 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter toward the mirror, the displacement of the image will be. तो देखो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, अभी उसकी जो फोकल लेंथ है इट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इसका डबल यानी कि 30। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 30 से भी दूर यानी कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो ऐसे में जो उसकी इमेज बनती है वो एफ और सी के बीच में बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटी भी होगी। तो उसके लिए हम पहले v1 फाइंड कर लेते हैं। जब यहाँ पर u की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी है, -40 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू भी वैसे माइनस ही आएगी, कितनी आएगी वो उसको लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। तो ये फर्स्ट केस के लिए हम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस के लिए v1 और ये u1। अभी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 1/15। तो देखो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको माइनस लिखा जाता है 1/, इमेज हमें निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, और u1 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/15 माइनस के, और ये उधर ले जाओ तो 1/40 = 1/v1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू आएगी -24 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि देखो c की वैल्यू कितनी है 30 और f की वैल्यू कितनी है 15। तो मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है वो c और f के बीच में बनेगी और माइनस साइन रहेगा, तो -24 आ रहा है, 24 30 और 15 के बीच में रहेगा। अब सेकंड केस में ये कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर डिस्प्लेस करने पर ये कहाँ पर आ जाएगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस था वो कितना था मिरर से 30, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से 10 सेंटीमीटर और पीछे रखा होगा, तभी तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर किया जा रहा है, तो पहले ये यहाँ पर था मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब 20 सेंटीमीटर जब आप इधर लाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एफ और सी के बीच में कहीं आ गया ऑब्जेक्ट, और अब जो ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20। कैसे 40 - 20। अब जो पहले जो u की वैल्यू थी वो 40 थी, अब ये 20 सेंटीमीटर इस तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो 40 - 20 बचेगा ना, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो अब जो u2 होगा वो कितना हम कंसिडर करेंगे -20 सेंटीमीटर, और जो v2 आएगा वो कितना होगा। तो देखो इस बार जो इमेज की वैल्यू आएगी वो 30 से भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा जाता है तो इमेज उसकी सी के पीछे बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो v2 की वैल्यू 30 से ज़्यादा आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f = 1/v2 + 1/u2। फोकल लेंथ नेगेटिव कंसिडर लेंगे और वो है -15 1/v2 निकालना है, + 1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू -20। तो फिर से आप इसको इधर लाओगे तो 1/20 - 1/15 दिस विल बी इक्वल टू 1/v2। और जब आप इसको v2 को सोल्व करोगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 20 और 15 का 60, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -4 = 1/v2। तो 3 - 4 मतलब कितना -1/60। तो v2 की वैल्यू रेसिप्रोकल करके कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एक्चुअली निकालना है शिफ्ट कितना हुआ है। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट 40 पे रखा था तो उसकी जो इमेज बन रही थी वो कितने पे बनी 24 सेंटीमीटर पर। अब जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो उसकी जो इमेज बन रही है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो शीशे से शिफ्ट होकर के दूर हो गई होगी, क्योंकि आप ये देखो कि पहले तो वो एफ और सी के बीच में इमेज बन रही थी, अब वो सी के पीछे बन रही है इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो शीशे से दूर गई है, यानी कि अवे गई है। तो टूवर्ड्स वाले ऑप्शन तो हटा दो जिसमें टूवर्ड्स आ रहा हो, अवे वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अब जो
शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, तो शिफ्ट ये होगा कि V2 में से V1 को माइनस कर दो, ठीक है, वो आएगा शिफ्ट। तो V2 कितना है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ 60 और V1 कितना है 24, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर और अवे फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। V2 माइनस V1 क्यों क्या है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि इमेज का शिफ्टिंग कितनी हुई है। तो पहले वो यहाँ पर थी और बाद में C के पीछे चली गई है, तो नेट सेपरेशन, मतलब मान लीजिए मैं इसको इस तरह से डिनोट कर दूँ, पहले यहाँ पर थी और अब यहाँ पर, तो जो नेट डिस्टेंस होगा इन दोनों लोकेशन के बीच में वो 60 में से हम 24 माइनस कर देंगे, तो तब आएगा 36 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यूजली नोट करते हैं, इट इज गिवन 25 मिली जूल। व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज, आई की वैल्यू दे रखी है 60 मिली एम्पियर, तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल एक फॉर्मूला आता है हाफ एल आई स्क्वायर, हमें निकालना है एल, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स यू अपॉन में करंट का स्क्वायर, 2 टाइम्स यू की वैल्यू 25, लेकिन मिली जूल में ना, तो उसको जूल में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। करंट की वैल्यू कितनी है 60 मिली एम्पियर है, तो इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर। तो आपको इसको सोल्व करना है, यूल गेट द वैल्यू 13.89 और इसका एसआई यूनिट होती है हेनरी, तो 13.89 आंसर आएगा हेनरी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से नीचे आ रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। सेकंड केस में, मान लीजिए केस 1 है, केस 2 में ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है E। The direction of electric field is now reverse, the keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट इज थ्रो द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, और अभी भी जो डिस्टेंस है वो उतना ही डिस्टेंस हमने चेंज नहीं करा, h ही डिस्टेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नीचे आ रहे हैं। तो हमें ये कंपेयर करना है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो मान लो यहाँ पर टाइम जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन को h हाइट नीचे आने में वो है TE और ये है TP। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही होती, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम होता है नीचे गिरने का h हाइट में, वो इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम वहां पर सेम रहता, मतलब टाइम मास पर डिपेंड नहीं करता अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टाइम कहीं ना कहीं मास पर डिपेंड करेगा, देखेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डिपेंड करता है। बट ये बात ध्यान रखना, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो वहां पर टाइम दोनों का इक्वल हो जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो टाइम होगा कितना, देखो मान लो जब वो इनिशियली गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में हम कितने ले लेंगे, 0। अब h हाइट नीचे तक अगर वो आ रहा है तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एक्सीलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तो हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h अपॉन में एक्सीलरेशन a। लेकिन एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू होती है QE, और QE यहाँ पर बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, QE अपॉन में m। तो जो टाइम होगा इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स h, कितना है, h को दोनों के लिए सेम है, सेम रहने दीजिए, a को हम लिखेंगे QE और यहाँ पर ये मास चले जाएगा ऊपर। अब देखो, जो टाइम ऑफ फॉल है वो डायरेक्टली रूट h पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली रूट m पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है q पर, और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। बट क्योंकि हाइट, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के लिए ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए दोनों तीनों चीजें सेम होती हैं। देखो हाइट यहाँ पर सेम दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है मैग्नीट्यूड में, और जो चार्ज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो भी इक्वल ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फॉल है वो डायरेक्टली मास पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका ज्यादा मास उसको लगेगा ज्यादा टाइम।
अब पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। देखो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इसमें पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसको टाइम भी तो कम लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्मॉलर। क्योंकि देखो ग्रेटर तो नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू एंड एरिया ए इज। मान लो कि हमारे पास इस तरह से दो पैरेलल प्लेट हैं जो कि कैप्चर बनाती हैं, इनका एरिया है ए और चार्ज क्यू है इन पर, तो एक पे माइनस क्यू होगा और इनका कैपेसिटेंस है सी। तो ये पूछा है कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगी वो किस तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो फोर्स लगेगी बिटवीन द प्लेट इट विल बी इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आता है। अब ये फॉर्मूला कैसा है, तो देखो फोर्स इक्वल टू कितना होता है क्यू इंटू में ई। तो अगर आप किसी एक चार्ज पार्टिकल पर दूसरी प्लेट की वजह से फोर्स देखोगे तो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी से फिर ये फॉर्मूला आया है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस नहीं, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नो, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यस। तो जो फोर्स होगी बिटवीन द प्लेट वो इंडिपेंडेंट होगी डिस्टेंस के, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन है a tuning force is used to produce resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube is adjusted by variable piston. At room temperature, two successive resonances are produced at 20 cm and 73 cm of the column length. If the frequency of tuning fork is 320 Hz, the velocity ऑफ द साउंड इन एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना है। और जो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो टू अलग लेंथ पर प्रोड्यूस हो रहा है 20 और 73 सेंटीमीटर पर। तो देखो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू में L2 माइनस L1। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है वी वेलोसिटी है रेजोनेंस ट्यूब में। मान लीजिए इफ L1 एंड L2 आर द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस लेंथ विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय 2 टाइम्स एफ L2 माइनस L1। तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 320 माइनस मतलब मल्टीप्लाइड बाय L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 को 73 माइनस 20 करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में है ना तो इसको SI यूनिट में चेंज कर दीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 to the power -2. So you will have to solve this and it will be equal to 339 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 339 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल ये फॉर्मूला बस आपको इसमें ध्यान रखना है ट्यूनिंग फोर्क में। क्वेश्चन नंबर 25 है, a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator। तो एक पेंडुलम है जिसमें SHM हो रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है इट इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो मान लीजिए जब ये यहाँ से मेन पोजीशन से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है तो उस समय में लेट एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो उस समय में जो एक्सेलरेशन इट इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा ऑसिलेशन का। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन ये होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर विद अपोजिट साइन या माइनस साइन। तो जो जनरल फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इट इज गिवन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट एक्स। डिस्प्लेसमेंट एक्स है मेन पोजिशन से। अभी हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। और आपको पता होगा ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन में टी, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है ना तो ओमेगा को हम टी में रखेंगे। तो ए विल बी इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर मतलब 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स। तो हमें टी निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू ए 4 पाई का स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन में टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई का स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। तो 4 पाई का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर है, एक्सेलरेशन है 20। तो ये आएगा 5 से 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे टी
का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा पाई के इक्वल, पाई स्क्वायर के बराबर, और टाइम पीरियड निकालना सो इट विल बी पाई सेकेंड। तो यहाँ पर देखो 2 पाई/t का होल स्क्वायर था ना, तो नीचे भी t का स्क्वायर आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 किलोग्राम मीटर इनवर्स इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक रोड है जिसका हमें मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। लेट इस तरह से रोड लेटी हुई है इस पर, ठीक है। द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फॉलोइंग। अब क्या होगा, देखो ये अपने वेट के एक कंपोनेंट की वजह से, जो कि mg sin थीटा होगा, उस कंपोनेंट की वजह से नीचे आएगी। लेकिन इसको नीचे आने से रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस पर हम इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये नीचे ना गिरे। अब होता यह है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कुछ फोर्स भी लगती है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है वो इस तरह से अप्लाई की जा रही है ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा, ठीक है। और एक वेट इसका इस तरफ होगा, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन। तो mg sin थीटा नीचे की तरफ है और इसको नीचे आने से रोकने के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, और वो कैसे हम लगा रहे हैं, बाय अप्लाइंग दी मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स अप्लाई होगी वही इसको नीचे आने से रोकेगी, ठीक है। और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। तो देखो इसमें जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मान लेते हैं जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई एल बी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ले रहा है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आई एल बी। अब हमें ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इस तरफ देखना है, मतलब ऊपर की तरफ ये फोर्स लगनी चाहिए ताकि वो mg sin थीटा को बैलेंस कर सके। तो ये एंगल, इनके बीच में जो एंगल होगा ये थीटा के ही बराबर होगा। थीटा कितना है हमें गिवन, 30 डिग्री। तो इस फोर्स का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F इक्वल टू, या एफ डैश बोल देते हैं इसको, वो आएगा आई एल बी कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री। देखो मान लो कोई वेक्टर है ए और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाता है, ए कोस थीटा। तो ऐसे ही है, ये एक वेक्टर था एफ इक्वल टू आई एल बी, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ गया, आई एल बी कोस थीटा। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल पुट करना है। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू, एम जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू बराबर होनी चाहिए आई एल बी। आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और कोस 30 डिग्री। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मास पर यूनिट लेंथ जो कि है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला और थीटा 30 डिग्री। तो इसको जो लेंथ है इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा m अपॉन में l इंटू में g अपॉन में b साइन 30 डिग्री अपॉन में कोस 30 डिग्री। हमें करंट निकालना है इसलिए हम इसको अकेले रखेंगे, करंट को I। तो L यहाँ आ गया, B आ गया कोस 30 और ये mg साइन 30। अब m अपॉन L की वैल्यू कितनी है, 0.5, G की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू आई। सो यू हैव टू सॉल्व इट, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो करंट की वैल्यू आएगी 11.32 एम्पियर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, a thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of electromagnet. When that current in the electromagnet is switched on, the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence the rod gains gravitational potential energy. The work required to this come from. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक थिन डायमैग्नेटिक रोड को इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जा रहा है,
अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके बाद डायमैग्नेटिक रोड को पुश किया जा रहा है आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो पुश करने में उसमें कुछ रोड में कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके अगेंस्ट में करना होगा, या जो एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर जब करंट आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में भेज रहे हो तो करंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो आ जाएगी, एनर्जी ऑफ करंट सोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, an inductor 20 milli Henry, capacitor 100 microfarad and a resistor 50 ohm are connected in series across the EMF of 10 sin 314t. The power loss in the circuit is, तो हमें पावर फाइंड करना है। मैं आपको बता दूं जो एवरेज पावर होती है एसी सर्किट के लिए वो होती है वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू में आर। तो यहाँ पर पहले हमें इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा जो कि होता है जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 314 से हमें ये पता चल रहा है कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी, ये साइन ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 314। तो एक्सएल की वैल्यू होती है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। तो हम इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो Z विल बी इक्वल टू आर कितना है रेजिस्टेंस वो है 50 ओम, तो उसका स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 50 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 20 मिली हेनरी, उसको आपको 10⁻³ लिखना पड़ेगा माइनस 1/ओमेगा है हमारे पास 314 और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 100 माइक्रोफराड, तो इसको 10⁻⁶ का स्क्वायर करना होगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो इम्पिडेंस आएगा इट विल बी इक्वल टू 56 ओम। तो पावर निकालनी है। अब देखो पावर इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 है यहाँ पर पीक वैल्यू बता रहा है वी नॉट 10, लेकिन आरएमएस वैल्यू कितनी होती है पीक का 1/√2 टाइम्स। तो आरएमएस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/√2 ऑफ 10। तो यहाँ पर रखते हैं वी आर एम एस, वो कितना आ जाएगा वी नोट कितना हमारे पास 10/√2 का स्क्वायर, उसको डिवाइड करना है किससे इम्पिडेंस से जो कि आया 56 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो बस आपको इसको सोल्व करना है, तो जो पावर आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.79 वॉट, यानी कि जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज गिवन 5 division per milliampere and its voltage sensitivity is given 20 voltage division per volt. The resistance of the galvanometer, देखो जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन जब सेंसिटिविटी की बात की जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है अपनी जगह चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी टाइम्स रेजिस्टेंस बराबर होता है करंट सेंसिटिविटी के, या ऐसे कह सकते हो करंट सेंसिटिविटी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस आर। तो हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू आई एस अपॉन में वी एस। अब देखो करंट सेंसिटिविटी कितनी है 5 और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 20, लेकिन ये 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना, तो आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिली है, मिली को एम्पियर में करने के लिए। चल हैव टू सोल्व इट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू में 100 डिवाइड बाय 20, 10 से 10 कैंसिल और 100 का हाफ आएगा 50, तो ये आ जाएगा 250 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h just complete a vertical circle of diameter d, the height h is equal to। तो ये हो रहा है कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट मतलब नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, तो ये इस सर्कल को लगभग कंप्लीट कर ले तो उसके लिए इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल कवर करना है, अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है उस पर उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए 5g से, √5 GR से। तो एक तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, दूसरा
देखो जब वो यहाँ पर है तो इसमें इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर तो इस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। तो हम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसको इक्वल पुट करेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट अपना है P और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये A है। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी एट पॉइंट B, इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर रुका हुआ है तो h हाइट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी 0। अब जब ये इस लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा L पॉइंट पर, क्योंकि ये इस सर्कल को कंप्लीट करने की लोवेस्ट पॉइंट होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर उसकी कुछ एनर्जी होगी काइनेटिक वाली, वो होगी हाफ mv², तो VL का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होगी जब वो A पॉइंट पर आ चुका होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h विल बी इक्वल टू v² अपॉन में 2 इंटू में g। तो ये हमारी इतनी हाइट होगी। तो देखो मैंने आपको बताया कि इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, लगभग √5gr के बराबर। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का स्क्वायर करके रखेंगे 5gr अपॉन में 2g, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू आएगा 5 इंटू में r अपॉन में 2। लेकिन हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो डायमीटर के टर्म में चाहिए। अब जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ r के, तो r की वैल्यू कितनी हम पुट कर सकते हैं, d अपॉन में 2। तो यहाँ पर r की वैल्यू d अपॉन पुट कर दीजिए, d अपॉन में 2, तो आ जाएगा 5 अपॉन में 2 2 4 d। तो कम से कम जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.4 ऑफ d। तो दो अलग अलग टॉपिक के कंसेप्ट लगे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। और ध्यान रखना इसमें स्लाइडिंग बोला है, रोटेशन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 31, 3 ऑब्जेक्ट A जो कि सॉलिड स्फीयर है, B जो कि थिन सर्कुलर डिस्क है, और C जो कि एक सर्कुलर रिंग है। ईच हैव सेम मास, सभी का मास और रेडियस सेम है। दे आर ऑल गिवन विद द सेम एंगुलर ओमेगा, तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी सेम है सभी की। सो द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन। तो हमें ये बताना है कि उनका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किस तरह से रिलेट करेगा। तो देखो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि कहते हैं जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि पार्टिकल को हम इन सबको मतलब रेस्ट पर ला रहे हैं। तो इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। अब क्योंकि रोटेट कर रही है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि मैं देख सकता हूँ वर्क डन विल बी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे वर्क डन कंपेयर करना है तीनों के लिए, क्योंकि ओमेगा सभी के लिए सेम है, 2 भी सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो वर्क डन किया गया होगा या वर्क डन किया जाएगा दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो उसको रोकने के लिए ज़्यादा वर्क डन किया जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr², और डिस्क के लिए होता है mr² अपॉन में 1/2, और रिंग के लिए होता है I इक्वल टू mr²। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्क डन किया गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करे। तो अगर मैं A के लिए देखूँ तो वो कितना आ जाएगा, मतलब मान लीजिए K यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि 1/2 और ओमेगा स्क्वायर सबके लिए सेम रहेगा, तो मैंने उसको K मान लिया। तो स्फीयर के लिए वो कितना हो जाएगा 2/5 mr²। फिर डिस्क के लिए कितना होगा K इंटू में 1/2 mr², और रिंग के लिए कितना होगा K इंटू में mr²। तो अब आप ये देख लो कि इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, C की, फिर उसके कम 1/2 है तो मतलब B, और फिर A। तो जो रिलेशन होगा वो इस तरह से होगा कि वर्क डन सबसे ज़्यादा लगेगा रिंग के लिए, फिर उसके बाद उससे कम लगेगा डिस्क के लिए, और सबसे कम लगेगा स्फीयर के लिए, क्योंकि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
A moving block having mass m collides with another stationary block of mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution e will be. देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो coefficient of restitution होता है वो होता है velocity of separation अपॉन में velocity of approach. अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो वो कोलिजन कब होगा, जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो उसको तो हम बोल देते हैं, उनकी जो रिलेटिव इनिशियल स्पीड होती है उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब वो टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये आफ्टर कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन, और ये होगा बिफोर कोलिजन। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल बिफोर कोलिजन, इसका रेशियो लेना होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकें। तो देखो इनिशियली अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखो इसमें बोला गया है कि जो मास m है वो किसी स्टेशनरी मास, यानी कि इस वाले की वेलोसिटी कितनी होगी 0 और उसका मास है 4m, तो ये m 4m से टकरा रहा है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये जो पार्टिकल है जो लाइटर है वो रेस्ट में आ जा रहा है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, तो इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है v, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e विल बी। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा हमें वो बताना है। तो देखो कोलिजन होने के बाद जिसका मास 4m है वो तो उसमें तो कुछ वेलोसिटी अब आ गई है, लेकिन जिसका मास कम था वो रेस्ट पर आ गया। इसमें बोला गया है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, तो इसका वेलोसिटी कितनी होगी 0, और इसकी वेलोसिटी हम देखेंगे कितनी होगी v डैश मान लेते हैं अभी के लिए। तो इनिशियली मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं तो मतलब p इनिशियल बराबर होगा p फाइनल के। तो p इनिशियल मतलब यहाँ पर, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब देखो यहाँ पर ये जो जिसका लाइटर मास है सिर्फ वो मोशन में, तो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू में वेलोसिटी, और इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा जो सेकंड पार्टिकल है जिसका मास 4m है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये तो होगी इनिशियल बात। अब जो फाइनल होगा, फाइनली क्या होगा, जो ये वाला पार्टिकल है इसकी तो वेलोसिटी 0 है ना, जो फाइनल वेलोसिटी है लाइटर बॉडी की वो ये मैंने 0, क्योंकि वो रेस्ट पर आ गया, तो इसका मोमेंटम 0 प्लस इस वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है 4m, और इसकी वेलोसिटी मैं कंसिडर कर लेता हूँ v डैश है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं m से जब m कैंसिल होगा तो v जो है वो आ जाएगा v डैश इंटू में 4। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या, ये तो रेस्ट में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि v डैश माइनस 0, तो वो रहेगा v डैश डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल रेस्ट में था ना, तो इसकी वेलोसिटी हम लेंगे v, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर इक्वल होगा v डैश अपॉन v के। तो यहाँ से हम अब v डैश अपॉन v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी v डैश अपॉन v, तो यह आएगा 1/4। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ जाएगा 1/4, जिसको आप 0.25 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट सेकंड। तो हमने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी देखी, फाइनल वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाली, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला 0.25। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट एक्चुअली, कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। सेकेंड है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, चाहे आप इसको एन से डिनोट करो या आर से, बात एक ही है। और फिर एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम म्यू आर लगा लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो
स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए आप देखो किसी चीज़ को रोल करना आसान होता है देन उसको खिसकाने से, क्योंकि इसका रीज़न ये भी इसीलिए हम जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो पहिए लगे रहते हैं वो गोल होते हैं ताकि उनको रोल करना आसान हो जाए, मतलब रोलिंग आसान है। और फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में यहाँ पर देखूँ तो वो एफ अपॉन आर के बराबर आएगा। ये भी एक तरह की फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह की फोर्स है। तो फोर्स अपॉन फोर्स क्या आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी भी तो डायमेंशन ऑफ लेंथ नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डायमेंशन होगा नथिंग, मतलब m0 l0 t0। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E। यानी कि कोई टॉय कार है, उस पर चार्ज q है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रही है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगती है q ही। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। यानी कि जब t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई तो इसकी जो स्पीड है वो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड उसकी, मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया है इन 1 सेकेंड। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अब जब वो यहाँ पर आ गई तो इसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो रिवर्स की जा रही है। अब ड्यू टू इनर्शिया ये कुछ और आगे तक चलती रहेगी। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड, मतलब बोला गया है कि उसके बाद, मतलब जैसे ही t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसके 2 सेकेंड तक वो मूव कर रही है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड आर। तो आपको बताना है जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 0 से 3 सेकेंड के बीच में। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्स की जा रही है। इसका मतलब जैसे ये पार्टिकल इधर जा रहा था तो अब क्योंकि रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को तो जो पार्टिकल मतलब कार है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू 1, उसके बाद t इक्वल टू 2 पर यहाँ तक आ गया और उसके बाद वो रिवर्स जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जब t की वैल्यू 3 सेकेंड हो गई है। तो अब देखिए हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चाहिए होंगे। तो अगर हम बात करें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक, फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन में t। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बोला गया है कि t इक्वल टू 1 पर 6 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियली वो रेस्ट पर था और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड। तो उसका जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस मतलब ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s1 है, सो s1 कितना होगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s1 कितना हो जाएगा हाफ एट स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना 6 और टाइम कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक s1 जो डिस्टेंस है वो आ गया 3 मीटर। और इसमें हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई 3 मीटर। अब इसके बाद अब फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक के लिए, तो देखो अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम की जा रही है, मतलब डिक्रीज कर दी जा रही है और उसको 0 कर दिया जा रहा है, तो अब पार्टिकल में एक्सीलरेशन ना होकर के डी एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। तो उसके लिए अगर मैं S2 निकालूं तो S2 इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक, तो इनिशियल वेलोसिटी हम 6 कंसिडर कर लेंगे 6। टाइम डिफरेंस कितना होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 6 इंटू 1। क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए मैं -1 एक्सीलरेशन को माइनस में लूंगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना होगा तो वो देखो जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था 6 माइनस 0 अपॉन 1, यहाँ पर 0 माइनस 6 अपॉन 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में ये कह सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू माइनस के 6। तो ये 6 एक्चुअली हमने माइनस पहले कंसिडर कर लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 3, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 मतलब 3 मीटर।
अब हम कैलकुलेशन करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच के लिए। तो देखो जब वो यहाँ तक आ गए तो फिर से उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ था। तो अगर मैं s3 निकालूंगा तो वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होगा, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर मतलब यहाँ की वेलोसिटी हम कितनी लेंगे, 0। तो s3 विल बी इक्वल टू, अब फिर से क्या हो रहा है कि उसको रिवर्स करा जा रहा है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी जा रही है तो रिटार्डेशन होगा, तो हम लिखेंगे माइनस के 1/2 इंटू जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर से हम कितना लेंगे, 6 इंटू में टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका एरो मैंने इस तरफ बना दिया, ये -3 मीटर डिस्टेंस हो गया। अभी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस तो वो हो गया 3 + 3 और +3 डिस्टेंस, मतलब 3 + 3 + 3 मतलब 3 3 से 9, तो 9 मीटर डिस्टेंस है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो v एवरेज कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, और डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, 3, और टाइम कितना लगा टोटल 3, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। और जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे स्पीड एवरेज, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास, 9 मीटर, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 3, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 और 3 आंसर हम चूज करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पर एक मास रखा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पर, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा है। द वेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन a। अभी जो वेज है, जो ये सरफेस है, इसको a एक्सीलरेशन इस तरफ राइट की तरफ दिया जा रहा है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। अब जब इसको हम इस तरफ से एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल, ये जो मास है, ये नीचे ना गिरे, इसके लिए a और एंगल में कितना रिलेशन होना चाहिए कि ब्लॉक जहां पर है वो वहीं पर रहे। इसका मतलब ये है कि इस पर ब्लॉक पर नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए, 0, तभी तो वहीं रहेगा। अब देखो, जब आप इस वेज को इस तरफ ए एक्सीलरेट कर रहे हो, तो ये वेज इस एज पर कुछ रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, और वो जो रिएक्शन लगेगा उसको हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे, और वो कितनी होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। अब एक और चीज देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा रहता है तो उसमें कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगती है जो सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस तरफ होगा n, और इस नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होंगे, कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके अलावा जो पार्टिकल का मास होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, सॉरी वेट जो होगा, वेट एक तरह की फोर्स है, वो जो फोर्स रहेगी वो रहेगी डाउनवर्ड। तो वेट को मैं इस तरह से mg को मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, mg। अब देखो ma को कौन बैलेंस करेगा और mg को कौन बैलेंस करेगा, ये हमें देखना है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के मैं 2 कंपोनेंट लूंगा जो कि आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, और आपस में वो होते हैं परपेंडिकुलर। तो एक तो इस तरफ होगा ऐसे, और एक और होगा जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो लेट से वो ऊपर की तरफ है ऐसे। अब इसमें से कौन सा n cos थीटा होगा और कौन सा n sin थीटा होगा, देखो वो कैसे पता करें। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला, क्योंकि ये 90 होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, इतना, ये कितना होगा, थीटा। और अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है और जो इस तरफ जा रहा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई अगर वेक्टर ए है और ये इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है,
तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाता है a cos थीटा, और जो दूसरा बचता है वो होता है a sin थीटा, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो वाला cos होगा। तो ऐसे ही जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो इस तरफ कौन सा आ जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ कौन सा आ जाएगा n sin थीटा। तो यहाँ पर n sin थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेट विल बी बैलेंस्ड बाय n cos थीटा। तो मैं यहाँ से, क्योंकि पार्टिकल क्या है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स उस पर जीरो लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम n cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mg के, और n sin थीटा जो कि इस तरफ है वो इस तरफ वाली फोर्स के बराबर होगा, मतलब m इंटू ए के। हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए एंगल और थीटा में, एक्सीलरेशन और थीटा में, सॉरी। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो, n से n कैंसिल, मास से मास कैंसिल, तो ये आ गया cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल टू g अपॉन में a। हमें a चाहिए तो a विल बी इक्वल टू g sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो ये आ जाएगा g tan थीटा, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी g tan थीटा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट अबाउट द पॉइंट इज। तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना है, जो कि होता है r क्रॉस f के इक्वल। तो हमें r वेक्टर पहले बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दो पॉइंट है, तो r वेक्टर बनाने के लिए इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस कोऑर्डिनेट्स का। तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ पर कितना है x कोऑर्डिनेट 2। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से। इसके लिए जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, 2i कैप माइनस 2j कैप, और फिर देखो हमें इस पॉइंट पर चाहिए ना, तो हम इस पॉइंट का इससे डिफरेंस लेंगे। तो 2i कैप, ये 0 है तो यहाँ पर 0 j कैप माइनस 3k कैप, इसका हम डिफरेंस लेंगे माइनस 2i कैप, फिर ये माइनस 2j कैप और ये माइनस 2k कैप। इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। तो r वेक्टर देखो कितना आएगा, 2 माइनस 2, तो ये तो हो जाएगा 0i कैप, फिर 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2j कैप, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 3 प्लस 2 जो कि बचेगा माइनस k कैप। और फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो टॉर्क निकालने के लिए r क्रॉस f करना है। तो पहले r क्रॉस f करने के लिए i j के इस तरह से लिखो, फिर क्योंकि टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f है ना, तो हम पहले r के कंपोनेंट लिखेंगे जो कि 0 1 और 0 2 और माइनस 1 है, 0 2 और माइनस 1, और फिर फोर्स के कंपोनेंट है 4 5 और माइनस 6, 4 5 और माइनस 6। इन दोनों का हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई कैप के लिए जब आप ओपन करोगे तो माइनस 6 की 2 में मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 इंटू 2, फिर माइनस आएगा और 5 की माइनस 1 में, तो जो कि आएगा माइनस 5, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद अब माइनस जे के लिए ओपन करेंगे, तो जे के लिए आपको ये तो माइनस 6 की 0 में मल्टीप्लाई और 4 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 की 0 में करोगे तो 0, फिर माइनस, और 4 की माइनस 1 में करोगे तो माइनस 4, फिर के लिए के कैप, तो उसके लिए आएगा 5 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 0 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8, तो ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 5 यानी कि माइनस के 7i कैप, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस के 4j कैप और माइनस 8k कैप। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर माइनस 7 आ रहा हो, तो इन दोनों में आ रहा है माइनस 7 फिर माइनस 4, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गोज एट अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गोज का यूज करते हुए हम, मतलब एक स्टूडेंट है जो कि डायमीटर मेजर कर रहा है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड विद द 25 डिवीजन above the reference level. If the screw gauge has जीरो एरर माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो जो करेक्ट डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो देखो जब भी आपको रीडिंग मेजर करनी होती है स्क्रू गोज का इस्तेमाल करके, तो जो डायमीटर आएगा, मान लो जो फाइनल रीडिंग आएगी डायमीटर ऑफ बॉल, इट विल बी इक्वल टू आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है
CSR, उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट में। और क्योंकि यहाँ पर जो इस एरर है वो कैसे है, नेगेटिव एरर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो भी जीरो एरर है उसको हम माइनस कर देंगे। तो मेन स्केल रेटिंग कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, प्लस लिस्ट काउंट, सॉरी CSR कितना है 25, इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.001, 0.001 माइनस, और ये कितनी है माइनस 0.004, ये सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर, प्लस इसकी जब आप यहाँ पर 0.001 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.025, और माइनस माइनस प्लस 0.004, सो हैव टू एड इट, यू विल गेट 0.529 सेंटीमीटर। तो 0.529 मतलब ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एज सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस। तो कोई सॉलिड स्फीयर है जो कि रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग इट्स मास सेम। तो इसका मास इंक्रीज किए बिना उसका रेडियस इंक्रीज किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर स्फीयर। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो देखो एक कंसेप्ट मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, टॉर्क जो होता है किसी बॉडी पर, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा वो बराबर होता है dl/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। अब क्योंकि हमने सिर्फ रेडियस को चेंज किया है, हम कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, तो dl/dt किसके बराबर होगा, 0 के। अब एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 आना, इसका मतलब ये है कि L होगा कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 39 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन एट पोजीशन ABC इज गिवन K, KB, KC। AC जो है वो यहाँ पर मेजर एक्सिस है, और SB इज परपेंडिकुलर टू AC जो कि माइनर एक्सिस होगी। तो हमें ये बताना है कि इनमें से किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा होगी। तो पहले इसका कंसेप्ट सीखते हैं। वो ये है कि जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर L की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब ये हुआ L = mvr सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मास तो चेंज होने से गया है, इसका मतलब ये कि V × R जो होता है वो रहेगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इन्वर्सली डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर। अब डिस्टेंस क्या, जो सन है और जो प्लेनेट है वहां से वहां तक की दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा प्लेनेट और सन के बीच में, वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां पर डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब आप ये देखो, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इस पॉइंट को, जो पॉइंट ए है इसको पेरिहिलियन बोलते हैं, और सी पॉइंट को एपिहिलियन। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है RAS, वो डिस्टेंस काफ़ी कम है RSC से। तो इसका मतलब जो पॉइंट ए है उस पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू पॉइंट सी। और वैसे भी आप ये देखो कि अगर आप BS और SC में भी कंपेयर करो तो ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम होगी। बट हमें तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो हाफ mv² होता है। अब मास तो सेम ही रहेगा ना जब वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी पॉइंट ए पर, फिर उसके बाद पॉइंट बी पर, और सबसे कम होगी पॉइंट सी पर। तो यही चीज़ काइनेटिक एनर्जी में भी फॉलो होगी। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। Question number 40. If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? The time period of the simple pendulum on the earth would decreases. हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। फिर है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, देन रेनड्रॉप विल गो फास्टर, और G' ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। तो पहले इसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G और स्मॉल g, वो होता है G/R²। तो जब आप कैपिटल G की वैल्यू 10 टाइम्स कर रहे हो तो इसका मतलब G की वैल्यू तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब G चेंज होगा, G चेंज हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट। यहाँ पर बोला क्या कि G विल नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये तो नॉट करेक्ट हो गया ना।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग इन रोलिंग मोशन। इन रोलिंग मोशन द बॉडी पोसेस ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो बॉडी में कुछ ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और वो रोटेट भी करेगी, तो रोटेशनल मोशन भी होगा उसमें। अब बोला है कि इन रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी पोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को के टी से डिनोट कर रहे हैं। के टी क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको के आर से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें निकालना है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशो टोटल एनर्जी से, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। तो हमें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से रेशो निकालना है, ठीक है। अब के टी मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन नीचे हमें के टी प्लस के आर लेना है, ऊपर तो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या लेना है? के टी प्लस के आर, यानी कि टोटल एनर्जी जो कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन के एडिशन के बराबर होगी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो देखो एक रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू में आर। यहाँ पर मैं वो रिलेशन अप्लाई करूंगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v/r। तो v स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 2/5 एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको 1/2 एम वी स्क्वायर को मत छेड़ो, या कह लो कि उसको कॉमन ले लेते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर को। तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2/5। इसका मतलब ये 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो 7/5 7/5 और ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोनों का रेशो लेते हैं, तो जो के टी है, के टी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है 7/5 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/7। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/7, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। A small sphere of radius r fall from rest in viscous liquid. As a result, heat is produced due to the viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. अब जब बच्चे बहुत तेजी से एग्जाम में काम कर रहे होते हैं तो उनको बस ये ध्यान आता है टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो वो फटाफट मतलब यहाँ पर गलती होने की संभावना है कि ऑप्शन 2 लगा देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक है टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पूछा जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो रेडियस पर कैसे डिपेंड करेगी। तो देखो जब कोई विस्कस मीडियम में से कोई स्फेरिकल बॉल मान लीजिए नीचे गिर दिया और वो आफ्टर सम टाइम कुछ टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी, तो जो हीट होगी वो हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट निकालना। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब पावर। अब पावर और फोर्स और वेलोसिटी में एक रिलेशन है कि पावर बराबर होता है फोर्स इंटू फोर्स डॉट वी, एफ डॉट वी, या फोर्स इंटू में वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो पार्टिकल पर फोर्स लग रही होगी वो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कितनी होती है? 6 पाई इंटू में ईटा इंटू में आर इंटू में वी टी, और टर्मिनल वेलोसिटी हम यहाँ पर लेंगे इंटू ये क्या हो गया? वेलोसिटी। कौन सी? टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब 6 पाई ईटा रेडियस और वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर डिपेंड कर रही है रेडियस इंटू वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के स्क्वायर पर। अब देखो रेडियस पे तो डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी खुद रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है? आर के स्क्वायर पर, और यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब पावर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी? आर की पावर 5 पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आएगा इसका ऑप्शन 1, आर की पावर 5 पर डिपेंड करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर radiated by black body is P and its radiate maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed to so that it radiates maximum energy at 3 lambda by 4, the power radiated by it is Np. The value of N is. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो लॉ लगाने पड़ेंगे, दो लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे। एक तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ये कहता है कि लैम्डा मैक्स इंटू टी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब ये वो वेवलेंथ है जिस पर एनर्जी मैक्सिमम रेडिएट होगी, और यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर। दूसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टीफन लॉ, जो कि ये कहता है कि जो पावर रेडिएटेड होगी, एनर्जी रेडिएटेड होगी, वो डायरेक्टली टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है, टी की पावर 4 पर डिपेंड करती है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमें इनिशियल पावर पी दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा नॉट, और इनिशियल पावर और वेवलेंथ तो हमें पता है, लेकिन फाइनल पावर हमें निकालनी है, जबकि फाइनल मैक्सिमम वेवलेंथ हमें गिवन है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम निकालेंगे पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, तो वो टेम्परेचर फाइनल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल की पावर 4 पर डिपेंड करेगी। तो हमें इनिशियल टेम्परेचर खैर अभी नहीं पता है, और हमें टी एफ अपॉन टी आई निकालना है, उसकी पावर 4 करनी है, वही रेशो आएगा। ठीक है, तो जो P फाइनल है वो किसके बराबर है, NP के बराबर, हम उसको लिख लेंगे, और PI कितना है, P के बराबर। तो पहले निकालते हैं टेम्परेचर फाइनल कितना होगा और टेम्परेचर इनिशियल कितना होगा, उसका रेशियो। तो वो कैसे निकलेगा, देखो मैंने बताया कि लैम्डा m इंटू टी हमेशा किसके बराबर होगा, एक कॉन्स्टेंट के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट केस में जो इनिशियल वेवलेंथ इंटू इनिशियल टेम्परेचर बराबर होगा फाइनल वेवलेंथ इंटू फाइनल टेम्परेचर के। ठीक है, हमें टी एफ अपॉन टी आई निकालना है। तो टी एफ अपॉन टी आई, देखो वेवलेंथ इन्वर्सली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, या कह लो कि टेम्परेचर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, ये फाइनल, तो फाइनल नीचे, ये इनिशियल ऊपर आ जाएगा। वैसे भी आप देखो टी एफ अपॉन टी आई कितना आ जाएगा, लैम्डा आई अपॉन में लैम्डा एफ। तो टी एफ अपॉन टी आई विल बी इक्वल टू लैम्डा इनिशियल कितना है, लैम्डा नॉट, और लैम्डा फाइनल कितना है, 3/4 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल, 4 आएगा ऊपर, तो आ गया 4 अपॉन में 3। तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कितना आ गया, 4 अपॉन में 3। हमें तो पावर निकालना है, पी एफ अपॉन पी आई निकालना है। तो टी एफ अपॉन टी आई की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो इसकी 4/3 की पावर करेंगे 4। अब ये देखो पी एफ कितना है, पी फाइनल कितना है दे रखा है, एन पी, एन इंटू में पी इनिशियल कितना है, वो है पी, इक्वल टू 4/3 की पावर 4। पी से पी कैंसिल हो गया, तो एन हमें निकालना था ना, तो एन आ जाएगा 4/3 की पावर 4। लेकिन ऑप्शन में इसको आगे और रिजोल्व करना है हमें, मतलब सोल्व करना है। तो 4 की पावर 4 कितनी आती है, 4 चौक 16, 16 इंटू 16 256, तो ऊपर आएगा 256, यहाँ पर 3 3 से 9, 9 9 81, तो 81। तो 256/81 एन की वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट सही। तो यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन में दो लॉ अप्लाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकेंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर। तो देखिए हमारे पास दो वायर है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसके 3 गुना है। तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। अब क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने तो इसका यंग्स मॉडुलस सेम होगा। अब ये कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ, यहाँ पर जब आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो तो जो चेंज इन लेंथ है वो है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, और एफ क्या है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसको इंक्रीज करने के लिए, इसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, यानी कि इसमें भी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के ही बराबर हो, इसके लिए यहाँ पर हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ये पता करना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एल ऊपर।
फिलहाल अगर मैं डेल्टा एल की बात करूं तो डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस इनटू में एरिया अपॉन में फोर्स और ये लेंथ एल। एक मिनट, इसका ये रेसिप्रोकल करना होगा मुझे, क्योंकि डेल्टा एल निकालना है ना, तो डेल्टा एल को यहाँ ले जाएंगे। इसको मैं ठीक कर देता हूँ दोबारा, एक मिनट। तो हमें डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस, ये होगा डेल्टा एल। फिलहाल दोनों का डेल्टा एल सेम होगा। लेंथ देखो, हमें लेंथ नहीं पता अभी, एरिया तो पता है, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा। तो लेंथ का रिलेशन क्या होगा दोनों में, वो पता कर लेते हैं। क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इसको सेकेंड वाला वायर। तो इसका मतलब V1 इक्वल टू होगा V2 के। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं और इसकी लेंथ L2। तो V1 का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ L। तो यहाँ पर V1 को हम लिख सकते हैं A1 इंटू में L1 और ये हो जाएगा A2 इंटू में L2। अब देखो A1 कितना है A, L1 और A2 3A और L2 L2। A से A कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर L1 अपॉन L2 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ थ्राइस होगी L के। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा L1 फर्स्ट वाले के लिए और जो डेल्टा L2 है सेकेंड वाले के लिए, वो बोला है कि बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ द बोला है was increased by delta L on applying the force F, how much force is needed to steer the second wire by the same amount। सेम अमाउंट होना चाहिए, तो डेल्टा एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा एल का फोर्स 1, लेंथ 1, एरिया 1 और यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा, उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फोर्स 2, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, एरिया ऑफ सेकेंड वायर, यंग्स मॉडुलस y। अब हमें निकालना क्या, F2 निकालना है। F1 कितना है हमारे पास, वो है F, लेंथ L1। तो देखो एक काम करते हैं, हमें L1 अपॉन L2 की वैल्यू पता है ना, तो हम उसका यूज कर लेंगे। एरिया A1 कितना है A, यंग्स मॉडुलस y। मैं इस L2 को यहाँ ला रहा हूँ नीचे, तो L1 अपॉन L2 मिलेगा इक्वल टू फोर्स हमें निकालनी है 2 और ये तो हट गया नीचे आ गया। एरिया यहाँ पर कितना है 3 टाइम्स है और यंग्स मॉडुलस कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें फोर्स निकालना है, तो L1 अपॉन L2 कितना है, L1 अपॉन L2 है 3, तो ये हो गया F2। दूसरा एक यहाँ पर भी 3 है, ये 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाए 9 इंटू F इक्वल टू F2, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी 9 टाइम्स F। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। मेन चीज़ है इसको इक्वेट करना और फिर लेंथ में रिलेशन निकालना। L1 और L2 में, एरिया में तो रिलेशन दिया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, लास्ट क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर इज गिवन, रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूसेस इतना, देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कितनी होगी वो बताना है। तो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, जो कि कहता है जो हीट रिक्वायर्ड होती है इट इज इक्वल टू वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। फिलहाल क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, डेल्टा यू निकालना, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जो हीट एनर्जी होगी वो कितनी होगी, सो इट इज गिवन 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो 54 कैलोरी में ना लिख करके कैलोरी को हम चेंज करेंगे ऐसा यूनिट यानी कि जूल में, तो उसके लिए हम 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो आगे हीट माइनस वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होता है प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। अब प्रेशर हमें दे रखा है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और वॉल्यूम क्या देखो, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास required 54 calorie of heat to convert to steam at 100 degree centigrade if the volume of the steam produces। देखो फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखी है 161.1, तो क्योंकि इनिशियली तो स्टीम था ही नहीं, तो फाइनल वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम जो कि है 167.1। अब सीसी है, तो सीसी को आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि मीटर क्यूब में है।
क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², और क्यूब है इसलिए -2 की क्यूब यानी कि -6। अब इस वर्क डन की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, और ये हो जाए 161.1 इंटू 10⁻⁻6। सो हैव टू सॉल्व इट एंड इट विल बी इक्वल टू 208.7 जूल। तो इतनी इंटरनल एनर्जी आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन इसलिए नहीं दिखाता ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिए, सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू एवरीवन एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।